नमस्कार, VCN न्यूज के हिंदी समाचारों में आपका स्वागत है। खबरें अब विस्तार से। भाजपा सरकार जब से सत्ता में आई है तब से देखा जाए तो मनचाहे कानून कायदों को बनाया जा रहा है। समूचे देश में आनी बानी को भाजपा सरकार ने शुरू कर दिया है। जब चाहे जैसे चाहे किसी के बारे में न सोचते हुए भाजपा सरकार फैसले ले लेती है। इतना ही नहीं, इन फैसलों की चपेट में आम जनता, किसान, अल्पसंख्यक, नौकरी पेशा वर्ग के साथ पत्रकार भी आ जाते हैं। राज्य के मुख्यमंत्री भी जनता की फसौगिरी कर रहे हैं। सूबे के मुख्यमंत्री फडणवीस नहीं हैं बल्कि फसौनीस है, जिसके चलते देश की जनता को एक साथ आकर कांग्रेस को ही अब सत्ता में लाना चाहिए। त्यांची काम करायची इच्छा आहे, मालकाची त्या नोकराला ठेवून घ्यायची इच्छा आहे, पण त्याला पैसे द्यायला नोटा नसल्यामुळे काहीच होऊ शकलं नाही। शेतकऱ्याने आपला शेतीमाल बाजारपेठेत आणला, व्यापारी तयार आहे, सौदा ठरला, पण सौदा झाला नाही कारण व्यापाऱ्याकडे पैसे द्यायला नोटा नाहीत। आणि आता सगळे मोठे मोठे अर्थतज्ञ म्हणतात की चुकीचा निर्णय होता। आम्ही पहिल्या दिवसापासून सांगितलं होतं का इतका अविचारी निर्णय हा जागतिक अर्थकारणाच्या इतिहासामध्ये कधी कुठल्या देशामध्ये घेतला गेला नाही। 125 माणसं लाईनीमध्ये उभे राहून मृत्युमुखी पडली, काय होता त्यांचा दोष? आयोजित सभा की अध्यक्षता मौजूदा सांसद व पूर्व मुख्यमंत्री अशोकराव चौहान ने की। यह आह्वान सुनते ही उपस्थित सभा में सभी ने जोरों शोरों से नारेबाजी कर केंद्र में बैठी भाजपा सरकार को हद पार करने का निर्णय लिया। स्थानीय तरुण उत्साही मंडल मैदान में आयोजित जन संघर्ष यात्रा सभा में महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष अशोक चौहान प्रमुख मार्गदर्शन के तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान, पूर्व शिक्षा मंत्री वसंतराव पुरके, मार्गदर्शक बालासाहेब थोरात, आशीष दुआ, महाराष्ट्र प्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष चारुलता ठोकस, विधायक यशोमती ठाकुर के साथ आदि गणमान्य मौजूद थे। इस कार्यक्रम का संचालन दरियापुर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुधाकर आरसकड़े ने किया, तो वहीं आभार प्रदर्शन अभिजीत देवके ने किया। VCN न्यूज के लिए दरियापुर से किरण होले की रिपोर्ट। चांदूर बाजार तालुका में 4 मुख्य नदियां हैं, जिस वजह से शहर में बड़े पैमाने पर रेत उपलब्ध होती है। घाट लाकड़ी इस क्षेत्र में चारगढ़, केरलपुर्णा, इन जगहों पर पूर्णा नदी के बड़े पात्र हैं, तो शिरजा गांव क्षेत्र में मेधा नदी, ब्राह्मणवाड़ा क्षेत्र में भी पूर्णा नदी के पात्र हैं। इन नदी पात्रों में बड़े पैमाने पर रेत की तस्करी की जा रही है। यह तस्करी नियोजन पद्धति से किया जा रहा है। दिन में इन नदी पात्रों के गड्ढों को ढूंढा जाता है। गोणासी जगह पर रेत का प्रमाण कितना है, यह देखकर जब शाम को महसूल विभाग घर जाता है तब रेत की तस्करी की जाती है। इन सभी पर कार्रवाई करने के लिए महसूल विभाग के 4 पथक तैयार किए गए हैं, लेकिन अब तक कार्रवाई किसी भी प्रकार की नहीं की गई है। चांदूर बाजार तालुका में गोड़ा खनिज की वाहतुक करने वाले अनेक अधिकारियों से संपर्क होते हैं, जिस वजह से होने वाली इस रेत तस्करी के लिए खुद अधिकारी बढ़ावा देते हैं, जिसके चलते अब इन रेत तस्करों पर कौन कार्रवाई करेगा, यह बहुत बड़ा सवाल बन चुका है। VCN न्यूज के लिए चांदूर बाजार से बादल डकरे की रिपोर्ट। बीते 4 दिसंबर को अमरावती शहर के स्त्री सामान्य रोगणालय में गर्भवती महिला राजकन्या विनोद रताड़े धारवाड़ा तिवसा रहवासी की डफरिन हॉस्पिटल में मृत्यु हो गई थी। मृतक महिला को 4/12/2018 को सुबह जिला स्त्री रोगणालय अमरावती में भर्ती करवाया गया था। डॉक्टरों ने जांच भी की थी और प्रसूति का वक्त भी बताया था। महिला को पहला बच्चा ऑपरेशन के जरिए हुआ था। डॉक्टरों ने बताया कि
इस वक्त ऑपरेशन की कोई भी जरूरत नहीं है और कहा कि प्रसूति के लिए हमें इंतजार करना चाहिए। लेकिन 4 दिसंबर की शाम 6 बजे महिला को अचानक से दर्द चालू हो गया, लेकिन लेबर पेन शुरू होने के बावजूद भी डॉक्टर समय पर महिला का उपचार करने में नाकामयाब रहे और 5 मिनटों के बाद डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। इस विषय को लेकर परिवार वालों ने काफी हंगामा किया था, यहाँ तक कि मृतक महिला का पोस्टमार्टम करने से भी इनकार कर दिया था। जिला सामान्य रुग्णालय में 75% से ज्यादा गरीब घरों की महिलाएं आती है और वहां पर ही उनका इलाज होता है। इसके बावजूद डफरिन हॉस्पिटल में कई बार लापरवाही का नजारा देखा गया है। 4 दिसंबर को राजकन्या नामी महिला की हुई मृत्यु को लेकर बेलदार समाज संगठन जिला अमरावती की ओर से अमरावती जिला के जिला अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा गया। उस ज्ञापन के जरिए महिला की मृत्यु में जिम्मेदार डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग बेलदार समाज संगठन की ओर से की गई है और कार्रवाई न होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। मंगळवारी रोजी जे सकाळी राजकन्या रताळे या गरोदर महिलेचा स्त्री रुग्णालयामध्ये मृत्यू झाला, त्या महिलेला 5 वाजता दवाखान्यामध्ये भरती केलं होतं आणि डॉक्टरांनी तपासणी केल्यानंतर डॉक्टरांनी सांगितलं की या महिलेची जी प्रसूती आहे ही सामान्य प्रसूती आहे, पण त्या महिलेची पहिली प्रसूती ही सिझर झाली होती आणि डॉक्टरांनी वेट करायला सांगितलं आणि तिथून डॉक्टर निघून गेले। त्याच्यामुळे अर्धा तासानंतर त्या महिलेचा मृत्यू झाला आणि नंतर मृत्यू झाल्यानंतर डॉक्टर तिथे आले आणि डॉक्टरांनी सांगितलं की ही महिला आता मृत पावलेली आहे, पण जेव्हा मृत्यू झाला तेव्हा तिथे डॉक्टर हजर नव्हते आणि विशेष म्हणजे जर त्या महिलेचं पहिले सिझर केलं असतं तर कदाचित त्या महिला आणि बाळ दोन्ही हे वाचले असते। आज आम्ही अमरावती जिल्हा बेलदार समाजाच्या वतीने डॉक्टरांना त्या कलेक्टरला निवेदन देत आहे की त्या डॉक्टरांवर सक्त कारवाई करण्यात यावी, त्या डॉक्टरांना निलंबित करण्यात यावं, अन्यथा आम्ही बेलदार समाजाच्या वतीने तीव्र आंदोलन छेडू। 6 दिसंबर 1992 को विवादित बाबरी मस्जिद ढांचे को ढहा दिया गया था। देश के इतिहास में ये ऐसा दिन था जो आज तक चर्चा के केंद्र में रहता है और जिस मकसद से बाबरी मस्जिद गिराई गई थी वह आज भी पूरा नहीं हो पाया। 26 साल पहले उत्तर प्रदेश का अयोध्या हजारों कार सेवकों की मौजूदगी से दहल गया था। 6 दिसंबर 1992 को जय श्री राम के नारे लगाते हुए कार सेवक बाबरी मस्जिद के गुंबदों पर चढ़ गए और उसे जमीन दोज कर टेंट में रामलला की मूर्ति भी रख दी। लेकिन तमाम राजनीतिक वादों इरादों के बावजूद 2.5 दशक बीत जाने पर भी भव्य राम मंदिर का निर्माण आज तक नहीं हो सका। हालांकि बाबरी मस्जिद विध्वंस की इस बरसी पर हालात पहले से जुदा हैं और यह तारीख जहां शौर्य के प्रतीक के तौर पर देखी जा रही है, वहीं विध्वंस को अपराध बताते हुए संविधान बचाओ का नारा भी बुलंद हो रहा है। अगले साल होने वाले आम चुनावों से पहले पूरे देश में राम मंदिर निर्माण को लेकर चर्चा जोरों पर है। महाराष्ट्र से निकलकर शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे अयोध्या पहुंच चुके हैं और मोदी सरकार को राम मंदिर निर्माण की तारीख बताने का अल्टीमेटम तक दे चुके हैं। दूसरी तरफ साधु संत भी कहीं ज्यादा मुखर नजर आ रहे हैं और उनके तेवर भी सख्त हो चुके हैं। संतों के कई धड़े मौजूदा सरकार को खुली चेतावनी पेश करते हुए चुनाव में सबक सिखाने तक का दम भर चुके हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघचालक मोहन भागवत भी साफ तौर पर सरकार से कानून बनाकर मंदिर निर्माण की मांग कर चुके हैं। नेताओं के भाषण से लेकर संतों की सभाओं तक हर चर्चा परिचर्चा के केंद्र में यही सबसे ज्वलंत मुद्दा है। इस बीच 6 दिसंबर के बहाने विश्व हिंदू परिषद ने नए आंदोलन की तैयारी भी की है। यूं तो वीएचपी 1993 से हर साल 6 दिसंबर को शौर्य दिवस के रूप में मनाने का दावा करती है, लेकिन इस बार संगठन ने इस मौके पर नया आंदोलन शुरू करने की योजना बनाई है। 6 दिसंबर को जहां कारसेवकपुरम अयोध्या में धर्म सभा के साथ हवन पूजन के कार्यक्रम रखे गए हैं,
वहीं सभी जिलों में महाआरती कर जिलाधिकारियों को ज्ञापन सौंपने की भी संगठन की योजना है। अयोध्या में वीप के प्रवक्ता शरद शर्मा ने बताया कि शौर्य दिवस के मौके पर रामनगरी में मां सरस्वती की विशेष प्रार्थना की जाएगी ताकि वह लोगों की, खासकर नेताओं की राम मंदिर के निर्माण के रास्ते से कोई भी बाधा हटाने में मदद करें। उन्होंने यह भी बताया कि सर्व बाधा मुक्ति हवन किया जाएगा। गोलियां खाने वाले कार सेवकों को श्रद्धांजलि भी दी जाएगी। शरद के मुताबिक हनुमान चालीसा का पाठ कर राम मंदिर निर्माण में आ रही बाधाओं को दूर करने की प्रार्थना के साथ राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राज्यपाल को ज्ञापन भी दिए जाएंगे और मंदिर निर्माण के लिए कानून बनाने की मांग की जाएगी। यानी 2019 के लोकसभा चुनावों से पहले वीएचपी का शौर्य दिवस सामूहिक आवाहन के तौर पर मनाया जा रहा है। एक और जहां वीप 6 दिसंबर को शौर्य दिवस के रूप में मना रही है, वहीं वाम दलों का मानना है कि इस दिन बाबरी मस्जिद गिराकर संविधान और धर्मनिरपेक्षता के मूल्यों पर हमला किया गया था और सांप्रदायिक ताकतों हिंदुत्व की राजनीति को और धारदार बनाकर सत्ता पर काबिज रहने के सपने देखे जा रहे थे। वाम दलों का कहना है कि राम मंदिर विवाद सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, फिर भी इसे आस्था का मामला बताकर उन्माद फैलाने की कोशिश की जा रही है। यही वजह है कि वाम दलों ने यह दिन संविधान बचाओ दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। हिंदुवादी संगठनों की बात की जाए तो बाबरी विध्वंस की 26वीं बरसी शौर्य दिवस तक सीमित नहीं रखी गई है, बल्कि इससे आगे बढ़कर मंदिर निर्माण के लिए देशव्यापी आंदोलन चलाने का भी टारगेट रखा गया है। कानून बनाकर अयोध्या में मंदिर निर्माण की मांग पर दिल्ली में आने वाले 9 दिसंबर को वीएचपी एक रैली भी आयोजित करने जा रही है, जिसमें बड़ी संख्या में साधु संत शामिल होंगे और मंदिर के लिए कानून बनाने की मांग करेंगे। रामलीला मैदान में होने वाली इस रैली में देश भर से लोगों को बुलाया गया है, जिसके लिए प्रांतीय स्तर से लेकर ब्लॉक स्तर तक 2000 से ज्यादा बैठक की जा चुकी हैं। यहां तक कि घर घर जाकर भी मंदिर के लिए समर्थन जुटाया जा रहा है। इस रैली में 5 लाख लोगों के जुटने का लक्ष्य भी रखा गया है। वीप के अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त सचिव सुरेंद्र जैन ने जानकारी दी है कि दिल्ली में 9 दिसंबर की रैली के बाद मंदिर निर्माण के पक्ष में देशव्यापी जनसभाओं को देखते हुए सभी दलों के विचार बदलेंगे कि कानून के जरिए मंदिर निर्माण हो और संसद में सभी दल इसका समर्थन करेंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक इस संबंध में कानून बनाने जैसी किसी भी संभावनाओं को सरकार और सत्तारूढ़ बीजेपी की तरफ से स्पष्ट तौर पर इनकार किया जा चुका है। बावजूद इसके वीप और आरएसएस लगातार कानून की मांग कर रहे हैं। यहां तक कि वीप ने इस मसले पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से समर्थन मांगने की भी बात कही है। साथ ही यह भी स्पष्ट कह दिया है कि अगर दिल्ली का प्रयास असफल हो जाता है तो अगले साल प्रयाग कुंभ में 31 जनवरी और 1 फरवरी को आयोजित होने वाली धर्म संसद में इस मामले पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। यानी 6 दिसंबर 1992 को मस्जिद गिराकर राम मंदिर निर्माण की कोशिश का जो आगाज हुआ था, उसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए 2018 में इसी दिन से लड़ाई को अंतिम रूप देने का आरंभ किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, VCN न्यूज। अखिल भारतीय कांग्रेस सेवा दल के कार्यक्रमों का असल मकसद है 2019 के चुनाव की तैयारी करना और इस चुनाव की तैयारी के लिए सैनिकों को तैयार करना। इलेक्शन मैनेजमेंट गेम सैनिकों को तैयार किया जाएगा। सैनिकों को प्रशिक्षण देने के लिए हम विभाग निहाय अमरावती, नागपुर, मराठवाड़ा, पश्चिम महाराष्ट्र, उत्तर महाराष्ट्र और कोकण, इस प्रकार से 6 विभागों में 10 से 15 दिनों के अंतराल में शिविर का आयोजन करेंगे। यह शिविर 3 से 4 दिनों का होगा।
हमारा हर सैनिक बूथ पर ही होगा। इसके बावजूद चुनाव होने से पहले इलेक्शन के दिनों में जो लोग गुमराह करने की कोशिश करते हैं, कैसे रोका जाए, ऐसी कई तरह की सिस्टम हम लाए हैं, जिसके माध्यम से हम हमारे सैनिकों को गांव-गांव, ब्लॉक-ब्लॉक तक पहुंचाएंगे। हर जगह कांग्रेस की विचारधारा को ले जाएंगे, गुमराह करने की शक्ति का विनाश करेंगे और यही हमारी रणभूमि की शुरुआत है। हमारा खास मकसद है 2019 के अंदर बड़ी मात्रा में कांग्रेस की सीटों को जीतना। अब हमने फैसला कर लिया है, हम लोग सही करते हैं और गलत करने वालों को बस इतना ही कहना है कि अब आपका वक्त खत्म हो गया है, अब जनता को हमारे साथ चलना होगा। क्या अदा करनी है, वो अदा करने के लिए हमने यहाँ पे एक जोनल कैंप का आयोजन किया। जो यहाँ का जोनल कैंप होगा उसके अंदर कम से कम 500 नए जनरेशन होंगे, जो नवयुवान नई लेडीज महिला 40 इयर्स के अंदर होगी, 35 to 40 मैक्सिमम 40 इयर्स। जो पढ़े लिखे होंगे उन्हीं को हम ट्रेनिंग देंगे, उन्हीं को ट्रेनिंग में प्रवेश करेंगे। ये हमारा मकसद है। ये राहुल गांधी की सोच है, ये हमारे ऊपर लालजी भाई देसाई की सोच है। उस सोच को हम अभी महाराष्ट्र से शुरुआत करने जा रहे हैं। उसके लिए आज इकट्ठे हुए थे। हमारा एक जोनल के यहाँ आज करना है, निश्चित हो गया। हम दिसंबर एंडिंग पे कर रहे हैं। इसी महाराष्ट्र के ये धरती के आसपास में काम ने तय कर दिया हुआ, वो हम बताएंगे कब कैसे होगा। दूसरा कैंप हम करने के लिए आगे जा रहे हैं। हम 6 जोनल जो जोन है यहाँ के महाराष्ट्र में, सभी जगह पे ये कैंप होगा। फिर 6 जोन होने के बाद एक बड़ी सी रैली इलेक्शन के दौरान पे ये तालीमबद्ध सैनिक आम जनता के बीच जाएगी और वो मैसेज आपके मीडिया के मार्फत हम ये देंगे कि अब आपको जितना करना था इतना उन लोगों ने किया। अब आपको घर जाने के, आप जहाँ से आए थे वहां जाइए। एक गुजरात से आता, मुझे पता है। उन्होंने बहुत से लोगों को बर्बाद कर दिया है। उनका सामना करने के लिए अब हम उन सैनिकों को तैयार कर रहे हैं, जिन्होंने अपना टाइम, अपना धंधा, अपना व्यवसाय और अपने परिवार को अलग रखकर कांग्रेस की सेवा की है। ऐसी जानकारी पत्रकार परिषद में मंगल सिंह सोलंकी और विलास जी अवताड़े ने दी है। स्थानीय सर्किट हाउस में 5 दिसंबर की शाम 5:30 बजे महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस सेवा दल की ओर से यह पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के सचिव मंगल सिंह सोलंकी, महाराष्ट्र प्रदेश सेवा दल के अध्यक्ष विलास अवताड़े, अखिल भारतीय सेवा दल के सचिव शोएब अली मीर साहिब, महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के जिलाध्यक्ष तेजेंद्र सिंह चौहान, राजेश्वर देशमुख, रविंद्र डालिमकर, डॉक्टर अशोक इंगोले के साथ आदि मौजूद थे। VCN न्यूज के लिए खामगांव से फारूक सर की रिपोर्ट। जिले में निर्माण हुई सूखे की स्थिति का जायजा लेने के लिए केंद्रीय दल ने भेंट देकर परिस्थिति का जायजा लिया। शुरुआत में सिंदखेड़ राजा तहसील के चिंचोली जहांगीर पहुंचकर किसान नारायण बाबूराव नागरे और नारायण घुले के खेत की कपास और तुअर फसल के साथ कुएं के पानी का जलस्तर भी देखा। इस अवसर पर किसानों से संवाद भी साधा गया। बीते वर्ष खरीदी गई कपास की फसल और इस वर्ष बोई गई कपास का भी जायजा लिया गया तथा सोयाबीन फसल की उत्पादन का तुलनात्मक जायजा भी लिया गया। पर अभी मौसम में गत वर्ष इस वर्ष की रबी फसल की परिस्थिति की जानकारी भी ली। नारायण बोले, कपास फसल निकाल डाली है। इस अवसर पर उपस्थित महिला किसान से भी चर्चा की। इसके बाद दल लोनार तहसील के देवानगर के गांव परिसर के किसान गजानन सीताराम जाधव और दल सिंह राठौड़ के खेत की फसल का भी जायजा लिया गया। इस अवसर पर पानी की परिस्थिति की जानकारी भी ली गई। साथ ही इस वर्ष और पिछले वर्ष के उत्पादन का तुलनात्मक जायजा भी लिया गया। किसानों की ओर से कपास सोयाबीन फसल को एक कड़ी आने वाली लागत और मिलने वाले उत्पन्न की भी जानकारी ली गई। दल में नीति आयोग के संयुक्त सलाहकार मधेश चौधरी, केंद्रीय पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के वरिष्ठ सलाहकार SC शर्मा का समावेश था। इस अवसर पर विधायक डॉक्टर शशिकांत खेड़ेकर, जल संधारण के आयुक्त दीपक सिंगला, संभागीय आयुक्त पीयूष सिंह, औरंगाबाद के अपर आयुक्त शिवानंद टाकसाड़े, जिलाधिकारी डॉक्टर निरुपमा डांगे, जिला परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी
षणमुख राजन, उप जिला अधिकारी RD काळे, जिला अधीक्षक कृषि अधिकारी नरेंद्र नाइक, निवासी उप जिला अधिकारी ललित वराड़े, उपविभागीय अधिकारी काळे, तहसीलदार संतोष कड़से, सुरेश कौहड़े, तालुका कृषि अधिकारी वसंत राठौड़, विपिन राठौड़, विनोद वाघ, इनके साथ पानी पुरौठा विभाग के अधिकारी व सभी संबंधित यंत्रणाओं के अधिकारी एवं कर्मचारी, गांव परिसर के किसान बंधु बड़ी संख्या में उपस्थित थे। गावात पथक आलेलं होतं, पाण्याची अडचण आहे, दुष्काळ आहे, पाऊस नाही, काही नाही, पिकं नाही, काही नाही, अशा परिस्थितीसाठी आलेले. आता आम्हाला स्वतः 5 एकर जमीन आहे तर 5 क्विंटल सोयाबीन झाली. काय फायदा आहे त्याच्यात? 26,000 रुपये खर्च झाला. कसं जगायचं आणि कसं राहायचं याची तो द्राक्षाचा तुम्ही घ्या. काय पेक्षा आहे? काहीतरी लाभ मिळावा आम्हाला. हा हो, ते काहीतरी ते सरकार मान्यता. केंद्र सरकारचं पथक आलं दिल्लीचं, त्याच पाणी केली चिंचोलीची. खूप बेकार परिस्थिती आहे. या गावाला पाणी नाही प्यायचं, कोणताच माल आला नाही. शेतकऱ्याचं कर्ज सुद्धा माफ नाही झालं. आणि जर शेतकऱ्याचं असं आश्वासन देऊन कर्ज माफ होत नाही तर शेतकऱ्याला 20 पेल्याशिवाय पर्याय नाही सर. हा, तर एवढं शासनानं आमचं कर्ज पूर्ण माफ करावा आणि आम्हाला त्याच्यात तुरंत कर्ज देण्यात यावं. सर, आमच्या इथे दिल्लीचं आज केंद्र सरकारचं पथक आलेलं होतं गाव पाणी करण्यासाठी. आमच्या इथे माझ्याकडं 4.5 एकर जमीन आहे. मी सध्या 2 थैल्या सोयाबीन पेरली, 1 क्विंटलही सोयाबीन झालेली नाही. पिण्याची पाण्याची व्यवस्था नाही आमच्या इथे. आणखीन सरकारनं तात्काळ आम्हाला काहीतरी मदत करावी, ढोरा वासराच्या चाऱ्याची व्यवस्था करावी अशी आमची सरकारला मागणी. VCN न्यूज के लिए खामगांव से वरिष्ठ प्रतिनिधि फारूक सर की रिपोर्ट। प्रशासन ने जल किल्लत को ध्यान में रखते हुए जल्द ही निर्माण कार्यों पर रोक लगाना चाहिए, क्योंकि पानी की बूंद बूंद की कीमत क्या होती है यह तो बुल्ढाना जिले के रहवासियों से जान सकते हैं, जहां पानी की किल्लत से पूरे जिले में परेशानी का मुकाबला करना पड़ रहा है। वहीं जल स्रोत लगभग सूख चुके हैं, जिससे परेशान महिलाओं ने सिर पर घाघर उठा ली और चल पड़ी दूर दूर से पानी लाने के लिए। जिले के 13 गांव में 12 टैंकरों से जल वितरण किया जा रहा है। साथ ही 51 गांव में 55 उपाय योजनाओं के तहत अधिग्रहण आदि उपाय योजनाओं के तहत जल पूर्ति की जा रही है। समूचे बुल्ढाना जिले में बड़ी संख्या में सरकारी और प्राइवेट निर्माण कार्य चल रहे हैं। इसके चलते भी पानी का दोहन हो रहा है। शहर ग्रामीण क्षेत्रों के भीतर लोगों द्वारा मकान निर्माण का कार्य कराया जा रहा है। मकान निर्माण में ढलाई और तराई के लिए पानी की आवश्यकता होती है। एक तरफ जिले में नागरिक पानी की समस्या से जूझ रहे हैं, तो दूसरी ओर मकान निर्माण में हजारों लीटर पानी का उपयोग किया जा रहा है। उनके द्वारा पानी का दिन भर उपयोग किया जाता है, जिससे आसपास के घरों के बोरवेल सूख जाते हैं, जिस कारण दूसरे लोगों को भी यह परेशानी झेलनी पड़ रही है। सरकार को पानी की समस्या के कारण इन दिनों बनाए जा रहे मकानों पर रोक लगानी चाहिए। निर्माण कार्यों पर रोक लगाने का काम जिला प्रशासन और सरकार ने बहुत पहले ही प्रारंभ कर देना चाहिए था। एक और जिले में भीषण जल समस्या है, तो दूसरी ओर जिले में अधिकांश मार्गों पर सड़कों के चौड़ीकरण निर्माण कार्य शुरू है। इसे भी रोकना जरूरी है, ताकि आगामी दिनों में जिले के नागरिकों को भीषण जल समस्या का मुकाबला न करना पड़े। VCN न्यूज के लिए खामगांव से फारूक सर की रिपोर्ट। खबरों में अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइए, देखते रहिएगा VCN न्यूज। होटल लैंडमार्क कॉन्टिनेंटल, सावजी व्यंजनों का स्वाद लीजिए स्पेशल सावजी रेस्टोरेंट में। डीजे पार्टी हॉल, एसी रूम्स, अपने चहेतों के लिए खास बर्थडे हॉल एवं मैरिज लॉन, खास फैमिली के लिए फैमिली गार्डन। होटल लैंडमार्क कॉन्टिनेंटल लग्जरियस बिजनेस होटल, अकोला रोड, ओल्ड नाका, बडनेरा, अमरावती। विदर्भ का सबसे बड़ा शोरूम बिजलीलैंड में
आराधना होलसेल शॉपिंग मॉल, होलसेल रेट में रिटेल बिक्री। आराधना संपूर्ण लग्न बस्ता, बनारसी शालू, डिझायनर साड्या, घागरा ओढणी, सलवार सूट, ड्रेस मटेरियल, रेडीमेड कोट, शूटिंग शर्टिंग, टीनेज वेयर, किड्स वेयर, फैशन ज्वेलरी, लाइफस्टाइल, शूज व सैंडल, होम डेकोर, मैचिंग। लेन नंबर L2, शॉप नंबर 43 to 48, विजिलैंड कॉम्प्लेक्स, नांदगांव पेठ, अमरावती। आराधना होलसेल शॉपिंग मॉल, होलसेल रेट में चिल्लर बिक्री। आराधना। संवाद ज्योतिष एवं आध्यात्मिक अनुसंधान केंद्र। समृद्ध जन्म कुंडली के अनुसार करें अपने व्यक्तित्व का निर्माण, अपने बच्चों की परवरिश करें उनकी जन्म कुंडली एवं ज्योतिष परामर्श के अनुसार। विस्तृत फलादेश के साथ जन्म कुंडली का नया स्वरूप, ग्रहों की शांति के विभिन्न उपाय। संवाद ज्योतिष एवं आध्यात्मिक अनुसंधान केंद्र, अंबादेवी मार्केट, अंबादेवी, अमरावती। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। देखते हैं कुछ अन्य खबरें विस्तार से। पिछले साल से सूखे का लगातार सामना कर रहे बुल्ढाना जिले में पशु चारे की भयंकर किल्लत उत्पन्न हो चुकी है। पशुधन की रक्षा के लिए किसानों और पशुपालकों के सामने विकट समस्याएं हैं। विशेष सूखा पशुपालक चारे के अभाव में अपने मवेशियों को पिछले वर्ष की तुलना में कम दामों में बेचने को मजबूर हो गए हैं। जिले में बड़े पशुओं की संख्या 5,67,733 है, जिसमें गाय भैंस आदि का समावेश है। 1 वर्ष की उम्र के छोटे पशुओं की संख्या 61,257 है। शोरियोही संख्या 2,84,017 है तथा मेंढी वर्गीय पशुधन की संख्या 1,07,030 है। बुल्ढाना जिले में आने वाले 8 महीनों में उपरोक्त पशुओं को 10,32,695.28 मैट्रिक टन चारे की जरूरत है। सरकार की तरफ से पशुपालकों के कल्याण के लिए राहत वाली कोई योजना नहीं है। ऐसी स्थिति में पशुपालक और किसान औने पौने दाम पर अपने पशुओं को बेचने के लिए मजबूर हैं। जो बाजार का रेट चल रहा 10-15 हजार से कम भैंस मिल रही है। पिछले साल से 10-15 हजार से कम मिल रही है। और बकरी भी के भाव कम हो गए, बैल के भाव कम हो गए। चारा नहीं, पानी नहीं, कुछ नहीं, वो वजह से कम ज्यादा हो। किसान के पास पैसा नहीं है। व्यवसायी भी इनकी मजबूरी का खूब फायदा उठा रहे हैं। पिछले साल जो भैंस 70,000 रुपए की बिकती थी, आज वही भैंस 10 से 15,000 रुपए के कम दामों में बिक रही है। इसी तरह बैल जोड़ी भी 10,000 कम से बिक रही है। बकरियों के मामले में भी यही हाल है। VCN न्यूज के लिए खामगांव से वरिष्ठ प्रतिनिधि फारूक सर की रिपोर्ट। अकोला शहर में मन को हिला देने वाली एक घटना घटी। पक्षपात के डर ने खत्म किया परिवार। आरोपी गोपाल शंकर बेलुरकर पातुर यहाँ गहलोत नगर में अपनी मां के साथ रहता था। आरोपी का बड़ा भाई बाबूराव बेलुरकर खानापुर में रहता था। खानापुर में बेलुरकर परिवार की 18 एकड़ खेती थी। आरोपी गोपाल को हमेशा लगता था कि मां अपने बड़े बेटे पर ज्यादा ध्यान देती है और मुझ पर ध्यान नहीं देती।
इस वजह से वह बड़े भाई के नाम ही सारी संपत्ति कर देगी और मुझे कुछ नहीं देगी। इस समझ को अपने दिमाग में पालते हुए उसने सारे परिवार को मारने का फैसला किया। दिवाली में अपने मायके गई गोपाल की पत्नी भी वापस नहीं लौटी थी। 4 तारीख की सुबह 3 बजे गोपाल ने 3 साल की खुद की ही बेटी मयूरी का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। अपनी मां की भी हत्या करने के उद्देश्य से वह अपनी मां को घर के पिछले हिस्से में ले गया और अपनी ही मां के हाथ पैर बांधने की कोशिश की। इस मौके पर अपनी दादी की चीखें सुनकर गोपाल की भतीजी गायत्री ने दादी को बचाने की कोशिश की, लेकिन गोपाल ने गायत्री के सिर पर लोहे की सलाख से वार कर दिया, जिसकी वजह से वह पूरी तरह से घायल हो गई। चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर पड़ोस के लोग भी जाग गए, जिसके उपरांत इस पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। जानकारी मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और घटनास्थल का पंचनामा कर आरोपी गोपाल को गिरफ्तार किया और उस पर धारा 302-307 के अनुसार गुनाह दाखिल किया। VCN न्यूज के लिए अकोला से साजिद सौदागर की रिपोर्ट। 6 दिसंबर 1992 यह सुबह देश के लिए एक अजीब सी सुबह साबित हुई। देश का सामाजिक ताना बाना इस सुबह के बाद बिखर सा गया। उससे जो पहले जो देश गंगा जमुनी तहजीब के लिए जाना जाता था, उस देश की गंगा जमुनी तहजीब सियासतदानों की सियासी खींचतान और अल्लाह और भगवान के झगड़े में तार तार कर दी गई। इससे पहले देश की सभ्यता ऐसी नहीं थी। इस देश के बच्चों के लिए पहले 2 ही घर हुआ करते थे, या तो वह घर उनका अपना हुआ करता था या फिर उनकी खाला या मौसी का हुआ करता था, हिंदू या मुसलमान का नहीं। लेकिन 1992 के बाद एक ऐसा क्षण आया कि छतें हिंदू मुसलमान नजर आने लगी। आखिर क्या था? 1992 के पहले भाजपा के दिग्गज नेता लाल कृष्ण आडवाणी, जो अब हाशिए पर हैं, उन्होंने रथ यात्रा निकाली। हजारों कारसेवक अयोध्या में जमा हुए और 400 साल पुरानी बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया गया। दुनिया ने देखा कि कारसेवकों ने बाबरी मस्जिद के गुंबद पर खड़े होकर बाबरी मस्जिद को मलबे में तब्दील कर दिया। इससे पहले देश की सुप्रीम कोर्ट, राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने मस्जिद के हिफाजत की जिम्मेदारी ली थी। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य और केंद्र की सरकारों को निर्देश दिए थे कि विवादित ढांचा गिरना नहीं चाहिए, लेकिन गिर गया। खैर, उसके बाद देश में हालात जूं तू बदलते चले गए। बाबरी मस्जिद की शहादत की 26वीं बरसी के अवसर पर अमरावती शहर में भी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के कार्यकर्ताओं के द्वारा काला दिवस मनाया गया। इस काले दिन के अवसर पर यह मांग की गई कि बाबरी मस्जिद को ध्वस्त करने वाले जो दोषी घूम रहे हैं उन्हें सजाएं दी जाए, और जब यह मामला कोर्ट में चल रहा है तो फिर बाबरी मस्जिद और राम मंदिर के नाम पर उन्माद फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। जो बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी, उसकी शहादत के मौके पर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग शहर अमरावती की जानिब से एक धरना आयोजन का प्रोग्राम किया गया है, जिसमें तमाम शहर के सियासी, समाजी, उलमा इकरामों को जमा करके एक धरना दिया जा रहा है कि 6 दिसंबर 1992 की याददाश्त को दोबारा जहन में रखने के लिए, आने वाली नस्लों को बताने के लिए कि भाई ये ऐसा दिन है हिंदुस्तान के ऊपर, भारत के ऊपर एक कालिक पोतने वाला दिन है। ये कहाँ का दस्तूर है कि जो लोग सत्ता के अंदर जो हुकूमत कर रहे हैं और वही वहाँ पर अयोध्या के अंदर जाकर कि हम मंदिर बना के रहेंगे, ये मुनासिब बात नहीं है। इसका मतलब ऐसा लग रहा है कि भाजपा सरकार सुप्रीम कोर्ट के कानून को नहीं मानती, और जो हुकूमत अगर कानून को नहीं मानती है तो मेरा ये मानना है कि उसने हुकूमत करना नहीं चाहिए। 2 लोगों ने इस्तीफा दे देना चाहिए, एक वजीर आजम ने, एक यूपी के वजीर आला ने, क्योंकि उनके रियासत के अंदर ये हादसा हुआ। लगातार 26 साल से बाबरी मस्जिद की शहादत का दिन काले दिन के रूप में मनाते हैं। मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि आज़ादी और जमहूरियत 2 ऐसे लफ्ज़ है जो बहुत माना ख़ैज़ है, लेकिन हम लगातार दादरी से लेकर बाबरी तक मशकूक है, शक के दायरे में है।
मुझे ये बात कहने पर मजबूर करती है कि हम फ़ोन की किस्तें तो कई दे चुके, लेकिन ऐ खाके वतन कर्ज अदा क्यों नहीं होता। हमने हमारे असलाफ हमारा सब कुछ इस वतन की खातिर लगा दिया, लेकिन बारहा हमारी ईमानदारी को नापा जाता है और हमसे उसकी कीमत वसूल करने की कोशिश करते हैं। मुस्लिम लीग के नेताओं ने यह भी कहा कि मामला अदालत में विचाराधीन है, इसीलिए इस मामले पर अदालत जो फैसला लेगी वह हमें स्वीकार्य होगा, फिर चाहे अदालत वहां पर मंदिर बना दे या मस्जिद बना दे, लेकिन उससे पहले इसके नाम पर उन्माद नहीं किया जाना चाहिए। देश में बहुत से और भी मुद्दे हैं, उन पर बात होनी चाहिए। देश में लोगों के रोजगार पर बात होनी चाहिए, ना कि मंदिर और मस्जिद के झगड़े पर। इसके साथ साथ अमरावती शहर के ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से भी एक ज्ञापन जिला अधिकारी को दिया गया और उस ज्ञापन में बाबरी मस्जिद के दोबारा निर्माण की मांग की गई। यह ज्ञापन जिला अधिकारी के जरिए देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को सौंपा गया था। 6 दिसंबर 1992 आज भी वो काला दिन मुसलमानों के दिलों के ऊपर ऐसा वसवसा लेके आता है कि जब भी 6 दिसंबर आती है कि मुसलमानों के सामने, बल्कि यहाँ तक कि इंसानियत को जानने वाले और सेकुलर जो अपने माइंड वाले हैं, साफ नियत वाले, चाहे वो हिंदू समाज की हो चाहे मुसलमान समाज की हो, उनके सामने जब 6 दिसंबर का वाक़या जो बाबरी मस्जिद शहीद का सामने आता है, हर किसी का दिल दहल जाता है। सरकार द्वारा शौचालय बनाने के लिए 12,000 रुपए इनाम के तौर पर दिए जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में इस योजना का दुरुपयोग होते हुए बार बार नजर आता है। ऐसी एक और घटना नांदगांव खंडेश्वर तालुका के खानापुर गौड़ी परिसर में घटी है। खानापुर गौड़ी निवासी विनोद साबड़े ने झूठे शौचालय बनावट का फोटो दिखाया। सरकार द्वारा दिया जाने वाला इनाम 12,000 रुपए RTGS हासिल करने का आरोप गोलेगांव यहाँ के निवासी ग्राम पंचायत सदस्य संजय पांडे, ग्रामस्थ श्याम कुणबीथोप व संजय बसवनाथे ने किया है। साथ ही खानापुर यहाँ के सचिव राजेंद्र पोकड़े पर निलंबन की कार्रवाई करने की मांग गांव वासियों ने तहसीलदार व सभापति से की है। तहसीलदार पाशी गेलो तो मग तहसीलदार सांगते तर इकडं जा, ग्रामसेवक पासून भेटून या, दाखला नाही देत आम्हाला, काही नाही देत। मी गरीब लोक कुठे जाऊ, आम्हाला समजत नाही, काही नाही, आमच्यापर्यंत शिक्षण नाही, काही नाही, काहीच व्यवस्था नाही, मोरांडी नाही, नाली नाही, काहीच नाही। हापशा बिचकते तर हापशा 2-2 महिन्यानं येते दुरुस्त करायला, लोक नदीचं पाणी सुद्धा पिते। सचिव साहेब येत नाही का तिकडे? मग नाही, एकही वेळ सुद्धा आला नाही। जे शौचालय आहे त्या शौचालयामध्ये ज्याच्या नावानं म्हणजे शौचालय बांधलं नसून सुद्धा त्या व्यक्तीच्या नावानं सुद्धा पैसे काढले गेले, म्हणजे RTGS केल्या गेलं, म्हणजे हा एक खूप मोठा भ्रष्टाचार असल्यामुळं त्यासाठी आम्ही एक ताला ठोको आंदोलन। आणि दुसरा म्हणजे घरकुलामध्ये त्यांनी ज्यांच्या पाशी जागा बी नाही, घर बी नाही, त्यांना घर न देता ज्यांचे पक्के मकान नाही त्यांना घर देण्यात आले, म्हणून आमचं हे ताला ठोको आंदोलन आहे। ताई, हे जे विनोद विश्वराज साबळे यांनी बनावट फोटो काढून यांनी 12,000 रुपयाचं बक्षीस घेतलेलं आहे शौचालयासाठी, तर याच्याबद्दल तुम्हाला काही माहिती आहे का? नाही, माहिती काहीच नाही। सचिव वगैरे त्यांनी असं सांगत नाही का तुम्हाला? सचिव वगैरे नाही सांगितलं, नाही त्या माणसाने सांगितलं। आता बाकीचे जे नागरिक आहे त्यांनी शौचालय बांधून त्यांना चेक मिळत नाहीये, आणि यांनी संडास न बांधून याला चेक मिळाला, याच्यावर कोणची कारवाई होणे गरजेचं आहे का सचिवावर? आपल्याला माहितीच नाही त्या गोष्टी। नाही, सचिवावर कारवाई करणे योग्य आहे का? वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सचिवावर कारवाई केली पाहिजे का? सचिवकडे ठेवू, त्या पोलीसवाल्याला ठेवू, आपल्याला काही ठेवू नाही। तक्रार आहे, त्या तक्रारच्या अनुषंगाने शौचालयाबाबत आणि बाकी काही त्यांनी जे पॉईंट मांडले आहेत त्याची सकल चौकशी करून पुढील 10 दिवसामध्ये त्यांना काय व्यवस्था करायचं आहे असं त्यांना एक आश्वासन। मी संडास बांधला, मला अजूनही चेक मिळाला नाही, हो, मला पैसे भेटले नाही,
मला लांबून दाखवून राहिले, म्हणजे संडाचा चेकाचाही पैसा आला नहीं, आता म्हणते ज्यानं नहीं बांधले त्याले चेक भेटले। बार बार लिखित शिकायत करने के बावजूद भी कोई कार्रवाई न किए जाने से सभी गाँव वासियों ने 5 दिसंबर को टाल ठोको आंदोलन किया। गोड़ेगांव यह ग्राम पंचायत होकर इस ग्राम पंचायत से खानापुर, मलकापुर, जगतपुर ऐसे गांव जुड़े हैं। इन गांवों के आदिवासी समाज ने नांदगांव खंडेश्वर यहाँ के प्रशासकीय अधिकारी द्वारा आदिवासी समाज पर ध्यान न देने का आरोप आदिवासी महिलाओं ने लगाया है। या गावातनी शौचालय बांधकामातनी पूर्ण भ्रष्टाचार केला आहे हे आपल्याला इथे निष्पन्न झालेलं आहे। पुढील अधिकारी या बाबीवर कुठल्या प्रकारे कारवाई करेल हे आपल्या लक्षात येईल। VCN न्यूज विनेश बेलसरे, नांदगांव खंडेश्वर। VCN न्यूज के लिए नांदगांव खंडेश्वर से विनेश बेलसरे की रिपोर्ट। महाराष्ट्र राज्य सहित जिले में शुरू खसरा और रुबेला टीकाकरण मुहिम के निमित्त सोशल मीडिया द्वारा वायरल अफवाहों के चलते मुस्लिम समाज में निर्माण हुई गलत धारणा का निराकरण करने के लिए जागतिक स्वास्थ्य संगठन के अधिकारी डॉक्टर मुजीब सैयद औरंगाबाद से बुल्ढाना दौरे पर 5 दिसंबर 2018 को पहुंचे। 5 दिसंबर 2018 को वो बुल्ढाना और खामगांव तहसील की विविध जगहों पर मुस्लिम समाज के नेतागण, धर्मगुरु, मौलवी, मस्जिद के इमाम, डॉक्टर्स, वकील, प्रतिष्ठित नागरिक आदि लोगों से मुलाकात कर उन्हें खसरा और रुबेला टीकाकरण के बारे में जानकारी दी और टीकाकरण के फायदे भी बताए और जो अफवाहों का शिकार हो गए थे उन्हें समझा बुझाकर उनके जहन में अफवाहों को निकालकर टीकाकरण मुहिम के बारे में सकारात्मक समर्थन पाने में सफलता पाई। जगह जगह उन्होंने बालों को खसरा और रुबेला टीकाकरण को लेकर अपने बच्चों की सेहत का ख्याल रखने का विश्वास दिलाया। 6 दिसंबर 2018 को मलकापुर की स्कूलों में नगर परिषद, जिला अस्पताल आदि कार्यालयों में डॉक्टर, पदाधिकारी, अधिकारी और पालकों की सभाएं ली गई। इन सभाओं में डॉक्टर मुजीब सैयद ने जानकारी दी। स्कूलों में उपस्थित पालकों में महिलाएं और पुरुषों को संबोधित करते हुए खसरा और रुबेला टीकाकरण मुहिम की महत्वपूर्ण और फायदेमंद जानकारी दी तथा शंकाओं का निराकरण भी किया। तब कहीं जाकर मुस्लिम समाज की ओर से सकारात्मक प्रतिशत प्राप्त करने में सफलता मिली। यानी कि ये वो बच्चे हैं जिनके अंदर वो बैठता है, जिनके जरिए वो फैलता है, जिनके पास ये रहता है, जिनके जरिए वो हमीला खातून तक पहुंचता है। तो अगर इस बच्चों को अगर हम वैक्सीन दे देंगे तो वायरस फैलने का जरिया जो है वो टूट जाएगा और हर प्रेग्नेंट लेडी सेफ हो जाएगी। तो अभी उसमें देखेंगे कि गर्ल्स में 50% वायरस पाया जाता है, बॉयज में भी रूबेला का 50% वायरस रहता है। तो हम सिर्फ गर्ल्स को देंगे तो बॉयज क्या करेंगे, वायरस फैलाने का जरिया मेंटेन रखेंगे। तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ सेक्स, बॉयज हो या गर्ल्स हो, 9 महीने से 15 साल तक के बच्चों को, इसके पीछे साइंटिफिक रीजन था और बहुत अच्छा इंटेलेक्चुअल सवाल आपने पूछा इसलिए दिया गया। ये वैक्सीन देने के बावजूद भी गोवर होने का चांसेस होता है क्या? 2 डोज लिए, जैसे किसी बाजी ने पूछा था कि हमने पहले टीका लगाया है 2 मरतबा किसी ने टीका लगाया, फिर भी 10% चांस होते हैं कि उसको गोवर हो जाए। इसलिए ये एक्स्ट्रा डोज दे रहे हैं उस बच्चों को भी, ताकि इंशाल्लाह 100% कुव्वत मुदाफियत उसके अंदर चली जाए और उसको खुदा ना खास्ता हो भी गया गोवर तो इतना मामूली सा गोवर होता है कि उससे उसको निमोनिया या मौत होने वाले कॉम्प्लिकेशन नहीं होंगे, बच्चे की जान बच जाएगी। अरे हल्का सा अगर आ भी गया तो गोवर थोड़े बहुत खा सकता है। खसरा और रुबेला टीकाकरण सक्षमीकरण जिला स्तरीय कृति समिति अध्यक्ष तथा जिला अधिकारी डॉक्टर निरुपमा डांगे तथा जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी षणमुख राजन एस के मार्गदर्शन में जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर बालकृष्ण कामले व जिला शैल्य चिकित्सक डॉक्टर प्रेमचंद पंडित एवं जागतिक स्वास्थ्य संगठन के तांत्रिक मार्गदर्शन में अतिरिक्त जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर राजेंद्र सांगड़े, शिक्षण अधिकारी डॉक्टर श्रीराम पांझाड़े, जिला माता बाल संगोपन अधिकारी डॉक्टर रविंद्र गोफने, निवासी वैद्यकीय अधिकारी डॉक्टर जैनुद्दीन मकानदार, शिक्षण अधिकारी सुभाष वराड़े,
रामरा में महिला व बाल कल्याण अधिकारी सहित स्वास्थ्य विभाग, शिक्षण विभाग व महिला बाल कल्याण विभाग के संयुक्त तत्वाधान में बुल्ढाना जिला में खसरा और रुबेला टीकाकरण मुहिम चलाई जा रही है। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मुजीब सैयद हूँ। मैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में ऑफिसर हूँ। मैं आज ही औरंगाबाद से खामगांव आया हुआ था। ये जो मुहिम चलाई जा रही है खसरा और रुबेला की, ये पूरे हिंदुस्तान में चलाई जा चुकी है पहले भी, और 21 रियासतों में तकरीबन 15 करोड़ बच्चों को हमने ये सेफली टीका दिया हुआ है। 27 नवंबर से महाराष्ट्र में शुरू हो गई है और अभी तक पूरे महाराष्ट्र में लगभग 75 लाख बच्चों को ये टीका लगा। तो इस मुहिम के सिलसिले में कुछ गलत फहमियां, गलत अफवाहें, कुछ रूमर्स, कुछ व्हाट्सएप वीडियो मैसेजेस फैलाए जा चुके हैं। तो मेरी सभी लोगों से गुजारिश है कि ये जो भी गलत फहमियां फैलाई जा रही है बिल्कुल बेबुनियाद वाली अफवाह है। इस पे यकीन ना करें और अपने बच्चों के सेहत के लिए आगे बढ़े और उनको ये खसरा और रुबेला, जिसको मीजल्स और रुबेला कहते हैं, इसका टीका जरूर लगवाएं। VCN न्यूज के लिए खामगांव से वरिष्ठ प्रतिनिधि फारूक सर की रिपोर्ट। साल 2018 का दिसंबर सिर्फ सर्दियों का मौसम ही लेकर नहीं आया, बल्कि 2019 के चुनावों की तैयारियों की शुरुआत भी दिसंबर महीने से ही नजर आने लगी। हर सियासी पार्टियां अपने अपने तौर पर तैयारियां करने में लगी हुई है। तो फिर इस दौर में देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी और देश व राज्य की सबसे लंबे समय तक सत्ता संभालने वाली कांग्रेस भला कहां पीछे रह सकती थी। कांग्रेस पार्टी के अमरावती शहर के नेता भी कमर कसते हुए नजर आए व राज्य कांग्रेस के दिग्गजों ने भी मैदान में हुनर आजमाने का सिलसिला शुरू कर दिया। पिछले दिनों विदर्भ के यवतमाल से शुरू हुई कांग्रेस की जन संघर्ष यात्रा अलग अलग इलाकों में होते हुए अमरावती शहर पहुंची। अमरावती शहर में कांग्रेस के नेताओं ने एक दिन के लिए अपना डेरा जमाया और भाजपा ने केंद्र और राज्य सरकारों को जमकर ललकारा। भीड़ भी जुटाई, नेताओं में हर्षोल्लास भी दिखा। सब कुछ हुआ भरे मंच से देश के प्रधानमंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री को ललकारा गया। सरकार पर सीधे तौर पर आरोप लगाया गया कि यह सरकार देश की जनता का खून चूस रही है, कर्ज माफी के नाम पर किसानों के जख्मों पर नमक लगा रही है। GST, नोटबंदी, यह सभी जनता के कमर तोड़ने वाले फैसले इसी सरकार ने लिए। लोग इन बातों को सुनकर खुश भी हुए, नारे भी लगाए, जिसे देखकर कांग्रेस के नेता भी काफी गदगद नजर आए। लेकिन इन सब के बीच सवाल उठता है कि पक्ष और विपक्ष की लड़ाई में, सत्ता की खींचतान में जनता आखिर है कहां? जनता के सारे मुद्दे हूबहू आज भी वही है जो कि 2014 के पहले हुआ करते थे। ना तो महंगाई कम हुई है, ना ही काला धन वापस आया है, ना ही भ्रष्टाचार कम हुआ है। स्थिति तो वही है जो कांग्रेस छोड़कर गई थी। आखिर कांग्रेस रैलियों के जरिए साबित क्या करना चाहती है, पता नहीं। कांग्रेस को इस बात का भी आत्मनिरीक्षण करना चाहिए और सत्तारूढ़ दल को भी इस बात का आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि 2014 के मुकाबले इस वक्त देश और राज्य कहां खड़े हुए हैं। रैली कांग्रेस पार्टी की थी तो सवाल हम कांग्रेस से ही पूछते हैं, महाराष्ट्र के दिग्गजों से नहीं, अमरावती शहर के कांग्रेस के नेताओं से कि आखिर इस रैली से जनता को क्या हासिल हुआ। इतना पैसा खर्च किया गया, दूसरी पार्टियां भी करती है, सिर्फ आपने ही नहीं खर्च किया, लेकिन आपके भी खर्चे से जनता को क्या मिला? सिर्फ नारे, भाषणबाजी, जय जयकार। जनता का पेट इससे नहीं भरता। कोई मजबूत नीति बनाइए। 2019 में एक बार फिर से 2014 मत बनाइए, कुछ नया करके दिखाइए ताकि शहर को, शहर से राज्य को और राज्य से देश को एक नई रोशनी मिल सके। भारतीय संविधान के रचयिता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर देश भर में उनके चाहने वालों ने और देश भर के लोगों ने उन्हें अपने अपने तौर पर श्रद्धांजलि दी। इसका नज़ारा अमरावती शहर में भी देखने को मिला। अमरावती शहर के इरविन चौक स्थित डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर सुबह ही माला अर्पण किया गया
और संविधान की शपथ भी ली गई। 6 दिसंबर की सुबह से ही इरविन चौक पर बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा के पास बड़ी तादाद में लोग जमा हुए थे। बाबा साहेब के अनुयायी उनके गले में माला डालकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे थे। चुनावी मौसम है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर संविधान के रचयिता हैं, आजाद भारत के प्रथम कानून मंत्री भी रहे हैं। कांग्रेस के राज्य के सभी सियासी दिग्गज भी अमरावती शहर में जमा हुए थे, तो फिर वह भी कैसे पीछे रहते। पूर्व मंत्री पृथ्वीराज चौहान, अशोक चौहान और कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं ने भी अमरावती शहर के इरविन चौक पहुंचकर बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्य अर्पण किया। इसके साथ साथ दरियापुर तालुका के थिलीरी में भी 6 दिसंबर के रोज महामानव डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का 62वां महापरिनिर्वाण दिन मनाया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत नीले झंडे को लहराकर की गई व इसके बाद ग्राम पंचायत के सरपंच अनिल होले व गांव के सभी प्रतिष्ठित नागरिकों के हाथों से महामानव डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की पुंज प्रतिमा व इसी तरह तथागत गौतम बुद्ध, ज्योतिबा फूले, इनकी भी प्रतिमाओं पर माला अर्पण की गई। इस अवसर पर आसपास के इलाके के कई मान्यवर और आम नागरिक उपस्थित थे। संविधान के रचयिता महामानव डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिन के अवसर पर अमरावती शहर के तक्षशिला महाविद्यालय में भी बच्चों के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में सबसे पहले विधि विधाता भीमराव अंबेडकर का अभिवादन किया गया और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर नेशनल एसोसिएशन ऑफ इंजीनियर्स शाखा नागपुर का एक दौरा भी तक्षशिला कॉलेज में आयोजित किया गया। इसके साथ साथ अभिवादन प्रश्नोत्तरी परीक्षा भी आयोजित की गई, जिसमें 5वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक के छात्र छात्राओं ने सहभाग लिया। उसके साथ साथ ITI के छात्र भी इस परीक्षा में शामिल हुए। इस परीक्षा में प्रथम स्थान हासिल करने वाले विद्यार्थियों को इनाम स्वरूप 50,000 रुपए की नगद राशि व द्वितीय स्थान हासिल करने वाले छात्र को 25,000, इसी तरह तृतीय स्थान हासिल करने वालों को 15,000 नगद राशि के साथ सम्मान चिन्ह भी दिया गया। निलंबराच्या अनंत क्षितिजावर तथागताचे मानस मंदिर करणाऱ्या बा भीमराया ध्येय लेखराची तुला कोटी कोटी मानवता। आज डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त त्यांना मी सचिन पंडित या ठिकाणी विनम्र अभिवादन करतो। त्या अनुषंगाने श्री दादासाहेब जोई चॅरिटेबल ट्रस्ट तक्षशिला महाविद्यालय अमरावती या ठिकाणी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना अभिवादनपर परीक्षेचे आयोजन या ठिकाणी करण्यात आले आहे। तर ही परीक्षेचे आयोजन करत असताना डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर नॅशनल असोसिएशन ऑफ इंजिनियर्स नागपूर यांच्यासोबत या ठिकाणी अभिवादन परीक्षेचं आयोजन करण्यात येत आहे। जवळपास 100 विद्यार्थी या परीक्षा केंद्रावर बसले आहेत आणि परीक्षा सुरळीत सुरू आहे। तर आज डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना त्यांच्या विचारांचा वसा टिकवता यावा व जनसामान्यापर्यंत तो पोहोचता यावा, तरुण वर्गांपर्यंत सुद्धा त्यांच्या वैचारिक वसा हा पोहोचता यावा याकरिता हा स्तुत्य उपक्रम या ठिकाणी घेण्यात आला। याकरिता आमच्या संस्थेच्या माननीय अध्यक्षा तसेच संस्थेचे सचिव, आमच्या महाविद्यालयाचे प्राचार्य या सर्वांचे मी धन्यवाद देतो। पुनश्च एकदा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना विनम्र अभिवादन करून थांबतो। जय हिंदी समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। विदर्भ से जुड़ी तमाम जानकारी जानने के लिए देखते रहिए विदर्भ का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल VCN न्यूज। नमस्कार।